नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि ध्यान के दौरान मुझे कैसे ट्विन फ्लेम जर्नी यानी शिव शक्ति तपस्या में जाने का संदेश आने लगा। तो सबसे पहले जो है, मैं शिव शक्ति विवाह या शिव शक्ति की ओरिजिनल जर्नी जो 3 जन्मों की जो जर्नी है उन पर बात करूँगी। जब उस पर हम गौर फरमा लेंगे तब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी, या यूनिवर्स मुझे क्या संदेश दे रहा था वो बात अच्छे से समझ में आएगी। तो दरअसल पहले हम चलते हैं शिव शक्ति तपस्या पे, शिव शक्ति की जर्नी पे। तो आप गौर फरमाएंगे कि जब पहले जन्म वो बिछड़ गए, दूसरे जन्म बिछड़ गए, अब जो भी रीज़न उनके रहे हैं वो बहुत कष्टदायक रहे हुए थे, उनसे वो बिछड़े। और लास्ट यानी तीसरे जन्म में जब वो मिले तो फिर क्या हुआ कि शक्ति ने ये बात रखी कि देखिए शिव और हे प्रभु, हमने जो पिछले 2 जन्म में जो हमारा विवाह हुआ या हम जैसे संबंध में बंधे, वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी। तो इस बार हम किसी भी कमी के साथ नहीं जाएंगे। सारे विधि व्यवहार और जो भी शास्त्रों में लिखा है या जो भी तरीका है हमारे विवाह का, उसके थ्रू जाएंगे और कोई भी बात बाकी नहीं रहेगी। और इस प्रकार से पूरे विधि व्यवहार के साथ हम विवाह करेंगे। शिव ने भी कहा हाँ से जैसे आप चाहती हैं वैसे ही होगा। और इस बार उनके विवाह जो हुए वो पूरे विधि व्यवहार के साथ, पूरे मंत्र के साथ, पूरे फेरों के साथ और पूरे के पूरे बंधन के साथ हुआ। मंत्रों के साथ और वचनों के साथ उनके ये विवाह कंप्लीट हुए थे तीसरे जन्म में। अब देखिए मेरे दोस्त, ये कैसे मुझसे जुड़ रहा था। मैं अपने बहुत हार्ड तपस्या में थी। जब भी मेरे कोई चक्रास खुलते उसके बाद मुझे कोई ना कोई एक बड़ा टास्क मिलता था, ये डेड श्योर था। और वो बहुत ही टफ टास्क हुआ करता था। या मेरे घर में किसी का बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ जाना और घर में कोई ना होना और संपूर्ण जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाती थी, जो पैसा से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, सेवा से रिलेटेड हो, लाइक दैट। और हर चक्र पर कोई ना कोई मुझे टफ टास्क मिला करता था और मुझे वो कंप्लीट करना पड़ता था। और जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं करती थी वो नेक्स्ट चक्रास मेरे नहीं खुलते थे। ध्यान, साधना, ज्ञान और मंत्र के साथ ये टास्क भी मुझे मिलते थे और बाकायदा वो ध्यान में आता था कि आपको ये करने जाना है। और ज़्यादातर ये बातें कोई स्त्री करती हैं, मतलब स्त्री वॉइस होता है या स्त्री प्रेजेंस होता है जो मुझे संदेश भी नहीं बोलूँगी, आदेश की तरह होता है कि तुम्हें नर्स की ड्यूटी के लिए जाना है या तुम्हें ये करने जाना, तुम्हें वो करने जाना है। तो इस तरीके का आता था और मैं समझ जाती थी आई हैव टू गो। उसके बाद वो घटना घटती और मैं उसे संभालती या उस टास्क में जाती, फिर निकल कर वापस आ जाती, फिर नेक्स्ट चेक पे मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती और वो खुल जाता। अभी स्थिति मेरी ये थी कि मैं बहुत उच्चतम स्थिति पे थी, मेरे आज्ञा चक्र खुल गए थे और मैं ब्रह्मरंध्र पे थी। तो ऑब्वियस है कि अब तो मेरी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था। अब मुझे लग रहा था अब मैं बहुत करीब हूँ मोक्ष के। अब जो है अब मेरे लिए कोई टास्क नहीं बचा। अब डेट श्योर है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाऊँगी और ये पृथ्वी से मैं चली जाऊँगी। पर मेरे दोस्तों, जैसे ही ये ब्रह्मरंध्र पे मेरी तपस्या पहुँची और मैं खुश हो ही रही थी कि तभी मुझे ये संदेश आने लगा। एक बात और मैं आपको नोटिस कर देती हूँ कि जब मैं ध्यान में बैठा करती थी, साधना में बैठा करती थी, तो मैं हमेशा शंकर जी यानी शिव को शंकर जी को मैं हमेशा अपने स्थान पे स्पेस में बैठे हुए देखती थी। जब भी जितनी बार मैं बैठी हूँ उतनी बार वो वहाँ बैठे हुए होते थे, स्पेस में मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मैं नीचे वाले आसन पर और वो थोड़े से ऊंचे स्पेस में एक आसन पर बैठे हुए थे। बोलते कुछ नहीं थे पर वो मेरी तपस्या के साथ वो हमेशा रहे। आज का दिन क्या हुआ था कि इस बार सिर्फ बैठे हुए नहीं थे, वो खड़े थे। वो त्रिशूल हाथ में लेकर के खड़े थे। तभी एक स्त्री आती हैं और वो मुझे बोलती हैं, अगेन वही आवाज़, लेकिन वही थी जो हर चक्रास पर मुझे वो संदेश दिया करती थी, ऑर्डर दिया करती थी कि अब आपको ये काम के लिए जाना है। इस बार वो कहती हैं कि तुम्हें विवाह के लिए जाना है। हाँ, मैं तो विवाह, तो मेरी समझ में ये बात आई कि ये अगले जन्म की बात कर रही है कि अगले जन्म की कहानी ये रचने की कोशिश करिए। तो मैं बोली नहीं, मैं तो बिल्कुल विवाह के लिए नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए जाऊँगी, मैं कोई भी मोह माया में नहीं पड़ने वाली। फिर अगेन ही रिपीटेड
कि आपको विवाह के लिए जाना है। और मैं जितना मना करती उतना ही तेज़ी से वो बोलती कि तुम्हें विवाह के लिए जाना है, और मैं और क्रोधित होती जा रही थी। मैंने अपनी तपस्या में मैं हमेशा माइल्ड रही हूँ और पोलाइट रही हूँ। जो भी मुझे टास्क मिला मैं बहुत प्यार से और इज्जत से मैंने पूरा किया है और शिद्दत से किया है। पर इस बार तो मानो क्रोध का सीमा, मेरा ध्यान भी, मैं एकदम क्रोधित हो गई, इतनी ज़्यादा क्रोधित हो गई। और मैं बोली मैं विवाह के लिए नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए आई हूँ, मोक्ष ही मेरा राह है। सो आप मुझे नहीं भेज सकती। और उसके बाद भी वो रोक नहीं रही थी। देखिए मेरा एग्रेशन इतना बढ़ गया इस बात से कि ये बंधन से वैसे भी मैं बनती नहीं, और ये तो विवाह, ये कौन सा शब्द और ये कौन सी परीक्षा है। मैंने वहाँ पर एक तलवार पड़ी हुई थी, वो तलवार उठाया और उस इतने दिन से मैं उनकी हर बात मान रही थी, और वो तलवार उठाया और उन्हें काटने के लिए दौड़ी की। आप मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रही हैं और मैं नहीं करूँगी। और ऐसा करके मैं तलवार लेकर उनके पीछे भागी कि उनके आज मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगी, आज के बाद आप मुझे दिखाई नहीं देंगी। और कमाल की बात यह थी कि शिव शंकर जी वहाँ पर खड़े और हम दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे। इतना मतलब बेतरीका कन्वर्सेशन था, और उसके बाद भी वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मेरा ध्यान उन पे भी गया कि देखो तो ये तो कुछ बोल भी नहीं रहे, ये कैसी बातें कर रही है, और मैं भी इतना एग्रेशन में हूँ और ये कुछ बोल नहीं रहे। लास्ट में वो सीन कटता है, वो उसके बाद फिर मैं थक जाती हूँ। थक करके मैं क्या करती हूँ, मेरी एक बेड रहता है जो ऊंचा रहता है, नीचे में जगह, मतलब बेड का ज़मीन से ऊपर की जो जगह रहता है उसमें एक आदमी बैठ सकता है। मैं बचपन से भी ये काम किया करती थी कि मेरे घर में एक बेड था जिसकी नीचे ज़मीन पर फर्श पे काफ़ी जगह बच जाता जिसमें एक इंसान घुस सकता था। तो मैं जब भी परेशान होती या मुझे अकेलापन महसूस होता तो मैं उसके नीचे अपना बिछा करके, कोई भी मैट वैट बिछा करके अपने ड्राइंग करती है, मतलब कोई मुझे देखे नहीं और मैं अपना काम करते रहूँ। सेम वही चीज़ मैं ध्यान में देखती हूँ कि मैं उसी वैसे ही एक पलंग के नीचे बैठ गई हूँ और हाथ जोड़कर बैठ करके ओम का उच्चारण कर रही हूँ और अपने ध्यान में हूँ। और उसी पलंग के अंदर से ही मुझे दिखता है कि बहुत बड़ा बगीचा, उसमें एक भी फूल नहीं है, पर हरियाली कमाल की, बहुत हरियाली, चारों तरफ हरा 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 हरा, इतना हरा था कि आंखों को सुकून दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा ध्यान टूट गया और मैं बहुत भारी फील करने लगी कि ये कैसी परीक्षा है, ये क्या बात हुई। फिर मैं जब ध्यान से उठी, बोली कि अरे ये चक्र तो मेरे, ये विवाह वाले चक्र तो मेरे कब के पूरे हो गए, ये कौन सा परीक्षा है। उसके बाद फिर मैं बैठती हूँ ध्यान में, अगेन वही बात कि आपको विवाह के लिए जाना। मैं थक गई, उनकी बात सुन सुन करके मैं परेशान होने लगी और मतलब मुझे लगा कि मैं, लगता है मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, मेरी तपस्या पूरी नहीं हो पाएगी। और इस डर में मैं सहमना शुरू कर दी कि ये कैसी बात है। तब मैं फिर एक कोशिश करती हूँ ध्यान में बैठने का। तब वो मुझसे कहते हैं कि देखो, मेरा नाम लेकर वो पुकारती हैं कि देखो मिक्की, सो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति है जिसे वरदान मिला है। मैंने पूछा कैसा वरदान। बोले कि वो उसके बहुत सारे पुण्य कर्म है। सो बहुत सारे पुण्य कर्म है और उसे वरदान मिला है कि वो उसकी कुंडली जागृत उसकी पत्नी ही करेगी। तो बोले तो फिर, तो बोले कि तुम जो है उनकी पत्नी रही भी हो, तुमने बहुत सारी तपस्या उनके साथ की है और उन्होंने अपनी तपस्या इतनी की और उससे यही वरदान मांगा, तो तुम्हें उनका वरदान पूरा करने जाना है, तुम्हें उनकी कुंडली जागृत करनी है। मैंने कहा कि अरे मुझे तो खुद ही मेरी तपस्या पूरी नहीं हुई, अभी मैं किसी की क्या मदद करूँगी। आप कैसी बातें कर रही हैं, मेरी तपस्या पूरी होने दे, उसके बाद मैं उनकी मदद कर दूँगी। मैं आज से आपसे वादा करती हूँ। मैं गिड़गिड़ा रही थी लिटरली कि मुझे बढ़ने दें, मैं कर दूँगी, मैं जिनको जिनको बोलूँगी कर दूँ, पर मेरी तपस्या तो पूरी होने दें। तो बोले नहीं, तुम्हारी तपस्या आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि तुम उनकी कुंडली जागृत नहीं करोगी। बोले कि अरे मैं कैसे करूं। और उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, मैं किसी के सामने फिजिकली नहीं आने वाली। आप
तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम फिजिकली नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, विवाह के कई विधि होते हैं और वो जो है यूनिवर्स आपको करा देगा, आपको सपोर्ट कर देगा, लेकिन आपको उस प्रक्रिया में जाना है और उनकी कुंडली जागृत करनी है। आपको अपने स्थान पर से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं शांत हुई। तो बोली, तब मैंने पूछा कि कौन है, बताएं। मैंने सोचा कि वो बता देंगी मुझे और मैं जान जाऊँगी, मैं मतलब जाना है मुझे, करके चले आना है। तो बोले कि नहीं, वो तुम्हें खुद ढूंढना है। मैंने कहा, मैं कैसे ढूंढूं, कौन है, कहाँ है, कैसा, मुझे क्या पता, मुझे तो ये ऐसी कोई संदेश नहीं आया, या फिर मैंने तो कभी ये फील नहीं किया, और आपने वरदान दिया भी तो मुझसे पूछ कर तो नहीं दिया। तो बोले कि ये काम तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो बोले, मैं कहाँ ढूंढूं? तो उन्होंने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, वो इस बार उनका जन्म वहीं हुआ है, वो वहीं से बिलोंग करते हैं। तो हिमाचल का नाम सुनते ही मेरे समझ में आया कि अब इस जन्म में भी वो योगी साधक होंगे। तो थोड़ा सा और कंट्रोल हुआ कि अरे, इसका मतलब इस बात को, साधना ध्यान को समझते होंगे। तो ये सोच कर मैंने कहा कि अब हिमाचल में जाऊँ, हिमाचल में किसके किसके कहाँ ढूंढूंगी, मैं किससे पूछूंगी कि भाई आप योगी हैं, या फिर कैसे पहचान करूँगी उस चीज़ की। तो उन्होंने कहा कि मैं यूट्यूब पे तब तक अपने जो पिछले एक्सपीरियंसेस थे मैं जल्दी जल्दी डाल रही थी कि डाल करके मेरी तपस्या ख़त्म हो गई, अब मैं निकलूँगी। क्योंकि ये रूल्स भी होता है कि जो जानकारी आपको प्राप्त है वो आप ज्ञान देकर जाएँ। तो इसीलिए मैं वो काम भी साथ ही साथ कर रही थी कि मैं जल्दी निकलूँगी। यहाँ तो कुछ और ही घटनाएँ घट रही थी, कुछ और ही प्रारब्ध में लिखा हुआ था जो मेरे सामने आ रहा था। और उसके बाद जो है मैं अटेंशन देने लगी कि अब मैं करूं क्या, कहाँ से शुरुआत करूं, परेशानी का सबब, और इससे मैं जुड़ नहीं पा रही थी। वो बोल कर चली गई लेकिन मैं जुड़ नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने जो है 1-2 दिन जो है जब ध्यान में वही बात हो तो मैं परेशान हो गई। परेशान होकर के मैं अपने बालकोनी में आकर बैठी। जब जैसे ही मैं बैठती हूँ तो हमारे घर के आगे, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये आम का पेड़, चूँकि इसलिए आज मैं यहाँ बैठी हूँ ताकि आपको रिलेट कर पाऊँ। तो मैं इसी स्थान पर आकर बैठती हूँ और ऊपर की ओर देखने लगती हूँ इस पेड़ के पीछे। जब मैं इस पेड़ पे देख रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि यहाँ के 2 हंसों का जोड़ा मुझे दिखाई देता, खुले आँखों से इसी पेड़ के पास मुझे 2 हंसों का जोड़ा दिखाई देता है, जिसमें एक को तीर लगा हुआ है और दूसरा रो रहा है। रो ऐसे रहा है जैसे कोई साउंड के साथ, जैसे कोई इंसान रोता है, उसी प्रकार से उसकी आवाज़ें आ रही थी। वो रो रहा था और मैं सोच रही, ये मैं क्यों देख रही हूँ। और ये ऐसे सीन मैंने पहली बार नहीं देखा था, कई बार मैंने देखा, ये कई बार गुजरा, कभी मूवीज़ में, कभी किसी तरीके से, कभी पिक्चर के थ्रू, ये मैंने देखा कई बार है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं जाता था या मैं अटेंशन नहीं देती थी इस पर। आज एकदम साफ साफ क्लियर यहाँ दिख रहा था कि वो रो रहा था, एक रो रहा है और दूसरे को तीर लगा हुआ। और मैं देखते देखते मुझे लगा ये मुझे क्या दिख रहा है, और मैं खो गई कि बताओ तो ये रो रही है। और वो जो उसका रोने का जो भाव है, एक तीर की तरह मुझे वो जो उसका भाव जो है मेरे हृदय चक्र पे आकर लग गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, या मैं खुद पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जो उसका रोना था, आई वॉज स्टार्टेड क्राई। मतलब अजीब सा दर्द हुआ, जैसे किसी से बिछड़ जाते हैं, बिछड़ने का मुझे फील हुआ और आई स्टार्टेड क्राई। मेरे आँख से आंसू गिरने लगे और जो हंस को मैं देख रही थी रोते, वो भाव मेरे अंदर आ गया और आई स्टार्टेड क्राई कि जैसे कुछ छूट गया है, विरह का भाव जिसको बोलते हैं वो आ गया। और मैं रोना शुरू के बुरी तरीके से फुट के रो रही हूँ, जैसे कि हंसनी मैं हूँ और वो हंस को तीर लगा है, मैंने विरह का भाव। और उसके बाद से मेरी परिवर्तन हुई। मैं जो है मेरे भाव में, या फिर मेरा अटैचमेंट इस लाइन से हुआ कि हाँ, आपको कुंडली जागृत करनी है, ढूंढना है। क्योंकि मैं जुड़ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्यों ढूंढूँ, मैं क्यों जाऊँ। और जब उसको ज़रूरत, जब आखिरी मैंने ये सोचा जिनको ज़रूरत होगा आएगा, मैं नहीं जा रही, अब जब जाओ मैं साधना छोड़ती हूँ, ये इस भाव तक मेरे चले गए थे। लेकिन जब ये घटना घटी और ये भाव उठा, तब मुझे लगा कि ढूंढने जैसा भाव मेरे अंदर आया कि हाँ, अब इसे ढूंढना है। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठती हूँ, क्योंकि और तो कोई जरिया मुझे नज़र नहीं आया कि कहाँ जाऊँ। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे भी कभी रही नहीं थी, क्योंकि मेरे खुद के इतने वर्क रहते थे, खुद ही में मैं इतना इन्वॉल्व रहती थी कि मुझे इन सब की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं।
पर अभी क्या मुझे लगा मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने हिमाचल डाल करके सर्च करना शुरू किया। वहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं योगियों, संतों, इन लोगों को ढूंढने लगी, पर वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। और फिर क्या हुआ कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कन्विंस किया कि आप फेसबुक पे अपनी तस्वीर नहीं डालती, तस्वीर डाला करो ना, देखने में आसानी होती है। तो उन्होंने बहुत जिद किया था, तो उस दिन मैं लैपटॉप पे ही बैठी थी, लैपटॉप से एक फ़ोटो खींचा और डाल दिया। और तब क्या होता है कि मतलब बहुत सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आए, उसमें से मैं मुझे मुझे इस बात की, अरे इतने सारे लोग आए, मैं इसमें चुनती हूँ। तो मैं ज़्यादातर योगियों, संतों, और बहुत सारे योगी संत ये लोग भी आए, तो उन्हीं को चुन चुन के मैं वहाँ डाल रही थी। और कुछ दिन पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था, एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस था, वो शिविर था, उसको मैंने अटेंड किया था, कुछ ही देर के लिए अटेंड किया था, तो उससे भी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन था, तो बहुत सारे लोग जो है उससे जुड़े थे, वो हो गए। और मैं कुछ कुछ अपने फील्ड वाले लोग को भी जोड़ रही थी, जो मेरे फील्ड से, मैंने सोचा कि हो सकता है इस फील्ड से रिलेटेड कोई हो, तो उस फील्ड के लोगों को भी मैं ऐड कर रही थी, जैसे साइकोलॉजी से या मैनेजमेंट से, लाइक दैट। तो जो भी इस प्रकार का हो तो उसे मैं ज़रूर मतलब जोड़ लेती कि शायद ये हो। तभी क्या हुआ, एक गलती से मैंने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट किया, और वो मैं कन्फ्यूज़न में मैंने कर दिया, क्योंकि वो बड़े भाई का नाम था, तो मैंने सोचा कि कहीं उन्होंने ही तो नहीं भेजा, और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जब बाद में मैंने गौर किया तो बोले अरे ये तो कोई और है। तो फिर मैंने उसे हटाया नहीं कि जाने दो, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, जहाँ इतने सारे वहाँ ये भी, कौन सा मुझे बात करनी है या फिर मुझे अटेंशन देना है, ये सोच करके मैंने उनको छोड़ दिया। पर कमाल की बात थी, इतने लोग थे, इतने लोग मुझे मैसेज करते, मैं किसी का जवाब नहीं देती थी, किसी का भी जवाब मैं नहीं दिया करती थी। एक आध को मैंने, जो मेरे फील्ड से रिलेट करते थे, मैंने सोचा कि इनमें वो बात होगी, पर वो बात उनमें नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं भी उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि कुछ ना कुछ राह तो उन्होंने भी मुझे दिखाया ही। पर ये जो जाने अनजाने में गलती से जो एक्सेप्ट हुआ था, वो कभी कभी मुझे गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग बोल दिया करते, मैं भी जवाब दे दिया करती थी। और मुझे और कुछ फेसबुक पे समझ नहीं आता, तो मैं अपनी कविताएं वहाँ पे लिख के, क्योंकि मैं तो अंदर से बहुत ही परेशान थी कि मैं क्या करूँ, तो मेरा मन शांत अपनी यही कलाओं से होता है, कभी गाना गाया, कभी भजन गाया, और कभी पेंटिंग की, कभी कविताएं लिखी, तो यही सब मेरे फोटे हैं। तो मैं वो सब चीज़ें वहाँ पर फेसबुक पे लिख के डालने लगी। तो हुआ कि मैं उस समय जब सब सो जाते, मैं ये सोचती जब सब सो जाएंगे ना तब मैं लिखूंगा, तो मुझे कोई मैसेज नहीं करेगा, मुझे कोई टोकेगा नहीं, ये सोचकर मैं किया करती। और ये डिप्रेशन में भी जा रही थी धीरे धीरे कि क्या करूं मैं, मेरी तो साधना रुक गई, कौन है क्या है, पता नहीं पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तभी क्या होता है कि उसी समय में वो व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति जिसको मैंने अनजाने में एक्सेप्ट किया था, वो उनसे थोड़ी थोड़ी बात होने लगती है, और जनरल बात होने लगती है। और मुझे लगता है कि जैसे, चूँकि मैं एक ट्रेनर रही हूँ, टीचर रही हुई हूँ, सो मेरा स्वभाव भी बहुत पोलाइट और सर्व करने वाला है, तो उसी तरीके से मुझे यहाँ भी समझ में आया। लेकिन माहौल यहाँ के अलग थे, इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी कि कौन किस विचार और किस भाव से मुझे बात कर रहा, पर मैं उसी भाव से बात कर रही थी, जैसे एक शिक्षक बात करती है, जैसे एक माँ बात कर सकती है, लाइक दैट। तो उन्होंने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो चल ही रहा था। एक दिन उन्होंने, मैं कविता लिख रही थी, उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं, तो मैंने कहा मैं तो कविता लिख रही हूँ। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों ख्याल आया कि अरे अच्छा ठीक है। मैंने पूछा कि क्या नाम है आपका, फिर उन्होंने नाम बताया, और फिर कितने भाई बहन हैं, आपके माता पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन हिमाचल नहीं बोला। हिमाचल मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि हिमाचल उन्होंने कहा, तो मैंने सुन लिया, बोले हाँ अच्छा ठीक है। मैंने नॉर्मल बातचीत मिली कि अच्छा ठीक है, अब आप अपने अन्य दोस्तों से बात कीजिए, अब मैं अपना काम करूँगी, और ये बातें ख़त्म हो गई। सबसे लंबी बात वही हुई थी कि जब मैंने परिचय पूछा था, और आपके माता पिता कौन है ये। अब मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया मेरा कि मैं क्या करूं। फिर मैं ध्यान में बैठी, बोली कि मैं नहीं कर पा रही, मुझे कोई मिल ही नहीं रहा है, कहाँ है, मैं कहाँ ढूंढूं। तो बोली कि वो तो आ गए हैं, तुम तो मिल ली हो। मैं कब मिली, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ। इवन कि मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैंने अपने आप को बंद कर दिया था। तो मैं कब मिली, मैं तो किसी से मिली ही नहीं हूँ अभी। तब
फिर मेरा ध्यान आया कि अभी मैं कर क्या रही हूँ इतने दिन से। तो मैंने कहा कि वो मैं फ़ेसबुक पे मैंने इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट या इतने लोगों को देखा सबका। फिर मैंने ध्यान गौर फरमाया कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात हो गई, तुम मिल चुकी हो। मैंने गौर फरमाया कि अरे इतने दिन में मैंने किससे बात की, क्योंकि कोई विशेष बात तो मेरी किसी से हुई नहीं थी। तब मुझे ख्याल आया कि ये एक गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाली कंडीशंस यही है, आखिरी बात तो इन्हीं से हुई है। और बहुत जब उनसे बात हुई थी तो मुझे थोड़ा मनता टाइप का लगता था, प्रेम तो नहीं बोलूँगी लेकिन मनता कि पता नहीं किसी प्रॉब्लम में है क्या। ये भाव मेरे एक दो बार आए थे कि लगता है कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है, ये भाव आया था। उसकी वजह से मैंने जवाब दे दिया था। मेरा दिमाग जो है खल गया। यही एक व्यक्ति है जो 3 बजे सुबह भी मुझे एडमिट किया है, मतलब जो टाइम में कोई नहीं उठता उस टाइम में इसने मुझे एडमिट किया है। भले ही छोटी ही बात है लेकिन इसने एडमिट किया मुझे, और मैंने भी जवाब दिया, छोटी ही जवाब दिया लेकिन दिया है। अब मुझे लगा कि अरे ये सही आदमी है या नहीं है, ये कैसे पता करूँ। पता नहीं, मैं करने कुछ और जा रही हूँ, हो कुछ और जाए, कोई वो सही आदमी नहीं हुआ या सही योगी नहीं हुआ या तपस्वी नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि उन्होंने कभी भी हिमाचल नहीं बोला, और मैंने भी उनके जो फाइल थे, प्रोफाइल थे, उस पर मैंने बहुत गौर नहीं किया। देखा भी तो कुछ खास मुझे नज़र नहीं आया कि मैं उसमें वो जो ढूंढ रही थी मैं मिल नहीं रहा था। मैं तो हार्डकोर तपस्या सोच रही थी। मैं तो इस समझ ही नहीं पा रही थी उस समय कि मैं इस स्थिति में हूँ, ज़रूरी नहीं कि दूसरा उसी स्थिति में हो। इस बात को मैं नहीं समझ पाई। मैं सोच रही थी कि मुझे समझ में आता तो उन्हें भी समझ में आ रहा होगा, पर ऐसा नहीं था उस समय के लिए, कम से कम तो। उसके बाद मैंने एक आईडी क्रिएट किया। आईडी क्रिएट करके मैंने उनको चेस करना शुरू किया। पहले मैं ये जानना चाह रही थी क्या इनको तपस्या समझ में आती है, क्या ये वही तपस्वी है, ये पहचानने के लिए मैंने वो आईडी क्रिएट किया। और आईडी क्रिएट करके जब हमने क्योंकि जिस स्थान पे वो थे और जिस स्थान पे मैं थी, कनेक्शन भी इतना आसान नहीं था, नेटवर्क भी वहाँ नहीं होता था। तो पर कमाल की बात है क्या ना कि यूनिवर्स जो है एकदम खरा था। यूनिवर्स मतलब लग रहा था कि मुझे हमारे टास्क को कंप्लीट कराने के लिए ही खड़ा है। और वो कनेक्शन होता है, मैं रिंग करती हूँ उनके कहने के अनुसार कि आप कॉल करें, और मैं कॉल करती हूँ। जैसे ही उनकी आवाज़ आती है मुझे लगता है मैं ही बोल रही हूँ, फीमेल की आवाज़, लेकिन मुझे लग रहा था कि वाइब्रेशन मेरी है, जैसे मेरी आवाज़ निकलती है वैसे ही, मतलब मैं ही हूँ। ये भी नहीं कि मेरा ट्यून्स है या ये है, मुझे लगा जैसे मैं खुद ही बोल रही हूँ। और इसके बाद जो है हमारा वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। मेरा ध्यान तो बिल्कुल इसी पे लगा हुआ था, ये पता करना कि ये तपस्वी है या नहीं। क्योंकि चूँकि मैं तपस्या में थी, तपस्या की जानकारी मुझे है, तो मुझे पता है कि योगियों के कुछ लक्षण होते हैं, अगर वो योगी है तो उनमें वो बात होगी। तो कमाल की बात थी कि योगी तो वो थे ही। और जब वो हम एक दूसरे के संपर्क में आए तो वो एक छोटे मासूम बच्चा कैसे होता है, छोटा बच्चा जो तोते की तरह बोलता है, वैसे ही स्टार्टेड टू टॉक। मैं तो ये देखने आई थी कि ये तपस्वी है या नहीं। पहले तो मुझे ये पता चला इनके सारे लक्षण मेरे जैसे ही हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें, क्योंकि मुझे बहुत बार लोग बोलते तुम आउट ऑफ बॉक्स हो, तुम जनरल बिहेव नहीं करती हो, तुम्हारे जो है ना सब हरकत जो है ना एकदम से अलग से है, तो जनरल लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो एकदम छोटी छोटी सी बात को मैं जोड़ के दिखाती हूँ। जैसे क्रिकेट, मुझे बचपन से ये लगता है इस वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये गेम जो है लोगों का बहुत टाइम वेस्ट करता है। क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को भी देखती थी, पूरा का पूरा समय वो क्रिकेट देखने में बिता देते थे, और उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी ढंग से। फिर पापा गुस्सा होते थे, तो ये भी मुझे पसंद नहीं था। उसके जब मैं बड़ी होने लगी तो भी उसका क्रेज मैंने कम नहीं देखा, उसकी क्रेज मैंने बढ़ते ही देखा। ये मुझे बहुत बेकार लगता था, वेस्टिंग ऑफ टाइम। एंड सेम थिंग ही सेड कि मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये पूरा है ना समय बर्बादी करने वाले ये खेल है। अच्छा, और भी कोई है जो ऐसा सोचता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा गाना गाना या क्या कहते हैं, या जो भी आर्ट से रिलेटेड, या बहुत सारे जो ऐसे आसपास का माहौल जो मेरे क्रिएट होता था जिससे मैं परेशान होती थी, सेम देयर ऑन ऑल्सो। उन्होंने कहा कि पता मैं सिगरेट, जबकि लड़कों में जनरली लोग बोले लड़के तो सिगरेट के आदी होते हैं, करीब होते हैं, पर सिगरेट्स की महक से मेरा भी दम घुटता चक्कर आता है। और मैं कभी ऐसे शराब सिगरेट इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहती हूँ, और मेरे लिए बहुत टफ, मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती।
और वो इंसान ये कह रहा है आज के युग में, और जिस जगह पे वो है वहाँ तो वो डूबे, वहाँ आसपास लोग डूबे रहते हैं उन चीज़ों में। तो कहते हैं पता है सिगरेट की महक से ना मुझे चक्कर आते हैं, मुझे शराब बिल्कुल पसंद है, ये सब चीज़ से मुझे बहुत परेशानी होती है मेरे घर में। और मैं नॉनवेज भी नहीं खाता, मेरे घर में सब लोग खाते हैं, मैं बचपन से नहीं खाता। एक संत आए थे मेरे घर में, उन्होंने मुझे एक अंगूठी पहनाई और मेरे घर वालों को कह दिया कि इसे ये सब कुछ मत खिलाना पिलाना, तो मैं नहीं खाता। और मैं इस सब चीज़ से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे पसंद नहीं। मैं तो दंग रह गई कि ये तो वो बातें बोल रहे हैं जो मैं आउट ऑफ बॉक्स में कहलाती थी, ही इज़ लाइक दैट ओनली। तो इनकी भी स्थिति वही है जो मेरी है। और तो और ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो इन सब बातों को बात करते करते मैंने कहा कि आपको मैंने पूछा यहाँ पे मंत्र आते हैं आपको? कहते हाँ हाँ मैं हिंदू, सो मुझे बहुत सारे मंत्र आते हैं। और ही स्टार्टेड टू मंत्र उच्चारण। जब वो मंत्र उच्चारण कर रहे थे मैंने पकड़ लिया, क्योंकि जो वाइब्रेशन, जब उनके उच्चारण से जो वाइब्रेशन बन रहा था बिना प्रैक्टिस के वो नहीं हो सकता। मैंने ये तो समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये एक तो है कि कंफर्ट जोन है कि जैसी मैं हूँ वैसे ही वो है, कुछ नया इनके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब काम थोड़ा आसान हो सकता है। ये सोचकर मैं थोड़ा सा शांत हुई, एकदम से खुश तो नहीं हुई लेकिन हाँ शांत हुई कि ये कंफर्ट जोन है। अब ये हो जाता कि इसकी शराब छुड़ाने हैं, इसकी ये आदतें छुड़ानी है, वो छुड़ानी है, तो टफ टास्क हो जाता। कुछ चीज़ें उनमें भी आ चुकी थी, उसको भी रिलीज़ करना पड़ा, पर ये बट नेचुरल है। और फिर क्या हुआ, फिर वो जो है गाना, चूँकि ये मेरा गाना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है, मैं जो भजन गाती रहती हूँ। तो उन्होंने कुछ भजन भी सुनाए और उससे इंटरेस्ट दिखा रहे थे, मतलब उनको ये अच्छा लग रहा था, उनके इसके साथ वो जुड़े हुए थे। और ये मुझे थोड़ा थोड़ा जो है मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगा कि हाँ। और लास्ट बट नॉट लिस्ट उन्होंने कहा कि पता है मेरा है ना ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और मैं जब मेरे है ना यहाँ पर लकड़ियाँ टूटती हैं, इस कान के नीचे लकड़ियाँ टूटती हैं, और आप तुम बात कर रही हो ना तो भी मेरी लकड़ियाँ टूट रही हैं। अब मैं, मेरे दोस्तों, ये लकड़ियों का टूटना या नसों का टूटने की आवाज़ आना, ये उन्हीं को होता है जिनकी तपस्या ब्रह्मरंध्र पे पहुंची हुई रहती है, अर्थात उनके सारे चक्र ओपन रहे हुए थे और उनकी तपस्या ब्रह्मरंध्र पर थी। इतना उस समय तक क्लियर होगा। मेरी तो लगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वही तपस्वी है। और ये देखिए ज़्यादा देर की बात नहीं हुई, 3 दिनों के अंदर हम लोगों ने एक दूसरे को, ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि मैंने मौका उन्हें दिया क्योंकि उनको पहचानने में आई थी, वो एकदम तोते की तरह बोल रहे हैं जैसे कोई कंफर्ट जोन है, जैसे कितनी सालों से हम जानते हैं। ये बातें लोग खुलकर नहीं बोलते किसी को, ज़्यादातर लोग बनावटी होते हैं, पर वो बातें बता रहे थे जो दूसरे के सामने लोग नहीं बोलते, पर वो सारी बातें बता रही थी। और मैं कट खट 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 मेरे से मैच हो रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि वो मैं मिक्की हूँ या वो मिक्की है, बात बराबर है, क्योंकि सेम टू सेम बिहेवियर, सेम टू सेम नेचर हम दोनों के हैं। तो इतना तो तय हो गया कि यहाँ पर काम हो सकता है, यहाँ पर मैं बात रख सकती हूँ। उसके बाद क्या होने लगा कि मिक्की, ऐसे मिक्की मैं नहीं गई थी उनको चेस करने, तो लेकिन बात वो जब करें तो वो मिक्की की करे, यानी मेरी करे, मतलब कोई भी एनर्जी उनको भटका नहीं रहा था, मैंने उन्होंने एनर्जी कैच कर ली थी, कोई भी एनर्जी उनको भटका नहीं रहा था। ये भी बहुत बड़ी खास बात थी जो मुझे, मैं बार बार चेक कर रही थी कि क्या ये भटकाव तो नहीं है, क्योंकि जब मैंने ध्यान साधना उनके साथ शुरू की, जैसे मैंने कहा कि हम ओम का उच्चारण साथ में बैठ के करते, तो मैं एज ए साइकेट्रिस्ट जो है उनसे मिली थी कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोलॉजी मेरा पेपर है। और तो उन्होंने इस बात को भी बहुत अच्छे से लिया कि अच्छा तुम साइकेट्रिस्ट हो, तुम मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती हो। हाँ मैं कर सकती हूँ। तो जो भी उनके जो प्रॉब्लम रहे हुए थे, जो बचपन से, या जिसको इनर चाइल्ड डिकोड करना कहते हैं उसको, वो मैंने पकड़ना शुरू किया, जो बचपन से उनकी प्रॉब्लम रही, चूँकि वो अच्छे से खुल के बोल रहे थे तो मैंने उन सबको पकड़ा, क्यों इनमें दिक्कत है। बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा एंड ब्लॉकेज उनके क्रिएट हुए थे, क्योंकि जो आदमी बोलता नहीं तो वो अंदर स्टोर हो जाता है। और धीरे धीरे करके अभी तक वो बहुत उदास हो चुके थे, उनका भी स्टेज मेरे ही जैसा था, और लाइफ से काफ़ी उदास हो चुके थे, और जो ब्लॉकेज बहुत सारे थे।
तो मैंने एज ए साइकेट्रिस्ट जो है उसे डील करना शुरू किया, और वो बहुत हेल्पफुल थे। होना ही था क्योंकि हम सेम एनर्जी थे, तो कंफर्ट जोन तो था ही। और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं हमने उनके सॉर्ट आउट करने शुरू कर दिए, और हुआ भी। उसके बाद जो है ये एक वीडियो में सारे घटनाएं बताना संभव नहीं, तो मैं यहाँ तक आपको बताती हूँ कि अब जो था, हम जो है यहाँ पर आ चुके थे कि हमारी तपस्याएं शुरू हो चुकी थी। ये पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं बनाऊंगी, ताकि बहुत जो जर्नी उसको अच्छे से समझ पाए, और उसको मैंने डील कैसे किया। तो उनके जो बचपन के बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके थे, वो मैंने सवाल जवाब जो साइकोलॉजी के तरीके हैं उस तरीके से मैंने उसको डील करना शुरू किया, और धीरे धीरे जो है नीचे स्तर से वो क्लियरिफिकेशंस उनके होने लगे। तो मेरे दोस्तों, अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में ये संभव नहीं। तो नमस्कार।